नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है। ये कहानी है परमाणु की। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक ख्याल से शुरू हुई ये यात्रा हमें क्वांटम की अजीब और हैरान कर देने वाली दुनिया तक ले आई। ये सारी कहानी शुरू होती है लगभग 2500 साल पहले एक बहुत ही बुनियादी से सवाल के साथ। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने सोचा कि अगर हम किसी भी चीज को काटना शुरू करें और काटते जाएं, तो क्या ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, या फिर हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां उसे और छोटा करना नामुमकिन हो। तो ये है हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम डेमोक्रिटस के पुराने ख्याल से शुरू करेंगे, फिर डाल्टन के वैज्ञानिक आधार से होते हुए थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर के मॉडल्स को समझेंगे, और आखिर में श्रोडिंगर के आज के क्वांटम मॉडल पर पहुंचेंगे। आज के इस विश्लेषण में हम परमाणु को लेकर हमारी समझ में आए इन 6 बड़े बदलावों को एक-एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी आज से हजारों साल पहले शुरू होती है, उस दौर में जब विज्ञान नहीं बल्कि दर्शन दुनिया को समझने का जरिया था, और यहीं परमाणु का आइडिया पहली बार पैदा हुआ। एक यूनानी दार्शनिक थे डेमोक्रिटस। उन्होंने एक थियरी दी कि हर चीज छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया एटमोस। इसका मतलब था जिसे और न काटा जा सके। उनका मानना था कि एटमोस अलग अलग शक्ल और साइज के होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लगभग उसी समय भारत में दार्शनिक कणाद ने भी अणु का एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम कहानी में एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं। सोचिए, 2000 साल से भी ज्यादा समय तक एटमोस बस एक दार्शनिक ख्याल बना रहा। फिर 1808 में जॉन डाल्टन आए, जिन्होंने पहला वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित परमाणु सिद्धांत दिया, जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, डाल्टन का सिद्धांत बहुत सीधा साधा पर बड़ा दमदार था। उन्होंने कहा कि परमाणु छोटी ठोस गेंदों की तरह हैं। एक एलिमेंट के सारे परमाणु बिल्कुल एक जैसे होते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स के परमाणु अलग होते हैं। और सबसे जरूरी बात, केमिकल रिएक्शन में ये परमाणु सिर्फ अपनी जगह बदलते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। अब यही बात डाल्टन की थ्योरी को खास बनाती है। इसने उस जमाने के एक बड़े नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाया। मतलब, अगर रिएक्शन में परमाणु नष्ट नहीं होते, बस यहाँ से वहां जाते हैं, तो जाहिर है कि कुल वजन तो उतना ही रहेगा। इसने पहली बार परमाणु के विचार को एक मजबूत वैज्ञानिक जमीन दी। तो लगभग 100 सालों तक डाल्टन का ये अविभाज्य परमाणु वाला आइडिया एकदम सही माना गया। लेकिन फिर कहानी में आया एक जबरदस्त मोड़। पता चला कि जिसे अविभाज्य माना जा रहा था, वो असल में अविभाज्य था ही नहीं। 1897 में जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक ट्यूब के अंदर से कुछ रहस्यमयी किरणें निकल रही हैं और वो एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ खिंच रही हैं। इसका तो एक ही मतलब हो सकता था कि इन किरणों में नेगेटिव चार्ज वाले कण हैं। थॉमसन ने इन कणों को नाम दिया इलेक्ट्रॉन, और ये साबित कर दिया कि परमाणु के अंदर भी कुछ होता है। तो डाल्टन के मॉडल को अपडेट करते हुए थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया। कल्पना कीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज का केक है और उसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन किशमिश की तरह बिखरे हुए हैं। इससे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी भी समझाई जा सकती थी, और ये भी कि परमाणु ओवरऑल न्यूट्रल क्यों होता है। थॉमसन का मॉडल एक जरूरी पड़ाव था, पर यह भी कहानी का अंत नहीं था। अगला बड़ा खुलासा भौतिकी के इतिहास के सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट्स में से एक से आया, जिसने प्लम पुडिंग मॉडल को हमेशा के लिए बदल दिया। रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर पॉजिटिव अल्फा कणों की बौछार की। प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से तो इन कणों को आर पार निकल जाना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वो हैरान करने वाला था। ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए, पर कुछ अजीब एंगल पर मुड़ गए और कुछ तो सीधे वापस आ गए। रदरफोर्ड ने बाद में कहा, ये वैसा ही था जैसे किसी ने टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाया हो और वो लौटकर उसी को लग जाए। इन चौंकाने वाले नतीजों का बस एक ही मतलब हो सकता था कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो खाली है और उसका सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटी भारी जगह पर जमा है, जिसे रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक, और इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। फिजिक्स के उस जमाने के नियमों के हिसाब से कोई भी घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल अपनी ऊर्जा खोता जाएगा
और उसे आखिरकार नाभिक में समा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई भी परमाणु एक पल भी नहीं टिक सकता था। तो फिर परमाणु स्थिर कैसे हैं? और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आए नील्स बोर। उन्होंने एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया दिया, जिसने पुराने फिजिक्स के नियमों को तोड़ दिया और क्वांटम युग की शुरुआत की। रदरफोर्ड के मॉडल की समस्या का जवाब देते हुए बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास अनुमत ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं और हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, और जब तक वो इन खास ऑर्बिट्स में रहते हैं वो अजीब तरह से अपनी एनर्जी नहीं खोते। ये प्रकृति का एक नया नियम था। और ये स्लाइड इस आइडिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन या तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर हो सकता है या फिर -3.4 पर। इनके बीच की कोई भी वैल्यू मुमकिन नहीं है। इसी को ऊर्जा का क्वांटाइज्ड होना कहते हैं, मतलब ऊर्जा सिर्फ कुछ खास पैकेट्स में ही मौजूद हो सकती है। बोर का मॉडल एक जबरदस्त कामयाबी था। इसने परमाणु के ढहने की पहेली सुलझा दी, पर यह भी पूरी कहानी नहीं थी। ये मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन जैसे आसान परमाणुओं पर ही काम करता था। परमाणु की असली तस्वीर तो इससे भी कहीं ज्यादा अजीब होने वाली थी। 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने एक ऐसा सच सामने रखा जिसने फिजिक्स की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि हम कभी भी एक ही समय पर ये नहीं जान सकते कि कोई इलेक्ट्रॉन ठीक ठीक कहाँ है और उसकी रफ्तार क्या है। जैसे ही एक चीज को नापने की कोशिश की जाती है, दूसरी चीज बदल जाती है। और इस सिद्धांत ने सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन का पक्का रास्ता जान ही नहीं सकते, तो फिर बोर की वो ग्रहों जैसी साफ सुथरी ऑर्बिट्स का विचार तो गलत हुआ ना। अब हमें एक ऐसे मॉडल की जरूरत थी जो निश्चितता पर नहीं बल्कि संभावना यानी प्रोबेबिलिटी पर आधारित हो। और यहीं से आता है हमारा आज का मॉडर्न क्वांटम मॉडल। इसमें हम ये नहीं पूछते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बल्कि हम ये पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन के इस जगह पर होने की संभावना कितनी है। इलेक्ट्रॉन एक बिंदु नहीं, बल्कि संभावनाओं का एक बादल है जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। इसे समझने का एक अच्छा तरीका है, सोचिए कोई दोस्त एक अंधेरे कमरे में है। हर बार जब आप एक पल के लिए लाइट जलाते हैं तो वो एक अलग जगह पे नजर आता है। धीरे धीरे आपको एक पैटर्न दिखने लगता है कि वो अक्सर कमरे के बीच में ही होता है। आप उसका सही रास्ता तो नहीं जानते, पर आप ये जानते हैं कि उसके मिलने की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है। बस यही एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे आसपास की हर चीज को बनाने वाले ये कण असल में निश्चित नहीं है, बल्कि मापे जाने तक सिर्फ संभावनाओं के बादल हैं, तो फिर ये ठोस दिखने वाली असलियत की हकीकत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है।